मित्रों नमस्कार। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जो सीरीज वगैरह के बने रहते हैं, लेकिन यहाँ हम मूल पुस्तकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यह पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आज हम उसको थोड़ी थोड़ी करके हम मूल पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमें जीआईसी के लिखित परीक्षा में कुछ सहायता मिल सके। तो देखिए, इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। वक्तव्य है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा विवरण, यानी कि एक कह सकते हैं हम कि पुस्तक का जो मूल सार है, भूमिका के रूप में जो है, उसको हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो वक्तव्य जरूर पढ़ेंगे। तो हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अबशर ग्रियर्सन, मतलब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरिक प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों, ये कुछ 10 शब्द है, तो मैं सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने, श्याम बिहारी मिश्र आदि से मतलब है गणेश मिश्र बंधु कौन थे, तो गणेश शंकर बिहारी और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों को ही मिलाकर मिश्र बंधु कहा जाता है। तो ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, तीनों भागों में प्रकाशित किया। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी कि जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुत्थी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थीं। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर न इकट्ठी हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रखकर यह कार्य पूरा किया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है।
पहले काल विभाग को लीजिए। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें वह परिमाण में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किस काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग का नामकरण किया है। ठीक है, आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा, यहाँ से प्रश्न भी उपस्थित होते जाएंगे। तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचना मिलती हैं, अपभ्रंश और देश भाषा। बोलचाल की भाषा को ही देश भाषा कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि देश भाषा क्या है इनमें से, तो उसमें जो ऑप्शन होंगे तो उससे हम लिख सकते हैं कि बोलचाल की भाषा देश भाषा। तो अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं जो साहित्य कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, खुमान रासो, बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्र का, परमाल रासो, आला का मूल रूप है, आलाखंड है, खुसरो की पहेलियाँ, आदि विद्यापति की पदावली। ठीक है। तो इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है कि भगवद गीता, वृद्ध, नवकार और वर्तमान माल, समत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई और 10वां है OS माला, उपदेश माला। तो इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। तह दिन कया कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमरह गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊँ। तो जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या वैश्यवाणी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं। वे यदि उद्धृत पद्यों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। तो इसमें यहीं तक, और आगे के वीडियो में हम आगे करेंगे। मैं वीडियो तभी बढ़ाऊंगा आप लोग बताएं कि मुझे कि जो मूल पुस्तकें हैं इस पर वीडियो मुझे लगा कि बनाना चाहिए तो इसलिए बनाया है। और अगर आप कहें तो प्रतिक्रिया में अगर आपके सभी लोगों की अधिक से अधिक प्रतिक्रिया अगर मिलती है इसमें कि मूल पुस्तकों से बनाई जाए तो फिर आपका आधा 1 घंटा तक का जो है इसमें मूल पुस्तकों का वाचन और
मतलब उसका अवलोकन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले मैं आप ही बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मूल पुस्तकों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए अथवा नहीं, या आपको बोरिंग लगता है तो बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।